हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब CGPSC के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार को कवर किया था। आज हम उसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आज देशांतर रेखाओं के बारे में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। डिटेल में देखेंगे। कल की क्लास में आपने ये समझा था, थोड़ा सा आप 2 मिनट देख लीजिए कि ये वाला हिस्सा होगा 0 डिग्री कर्क रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा का, ये होगा कर्क रेखा वाला और ये होगा कौन सा, मकर रेखा वाला। सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर कब पड़ेगी, 21 जून को। ये वाले हिस्से में कब पड़ेगी, 21 मार्च 0 डिग्री पर। और यहाँ पर कब पड़ेगी आपकी 23 सितंबर 23 सितंबर। और मकर रेखा में कब पड़ेगी सूर्य की डायरेक्ट किरणें, मकर रेखा में पड़ेगी 22 दिसंबर। इसलिए क्या बताया था, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून, तो सबसे छोटी रात भी 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में ये हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर, तो सबसे छोटी रात भी हो जाएगी 22 दिसंबर। और चूँकि बीच में है यहाँ पर 0 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और चूँकि बीच में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर है, आपके 0 डिग्री वाले क्षेत्र में है। इसीलिए चूँकि यहाँ पर है और यहाँ पर होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वहाँ पर अपनी किरणें जो है वो बराबर मात्रा में डालती है। इसीलिए याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात क्या होते हैं, दिन व रात बराबर होंगे। इसको भारत के भूगोल में और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ में दिन और रात बराबर कब होंगे, तो छत्तीसगढ़ में भी दिन और रात बराबर होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर कब होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। क्योंकि सूर्य जो है वो 0 डिग्री पर है, इक्वेटर, मतलब बराबर मात्रा में यहाँ पर अपनी गर्मी या प्रकाश डाल रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ भी उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे इस समय। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी दिन और रात बराबर कब होंगे, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटी रात, सभी देख लिए, ये सभी चीज़ें हो गई थी। ठीक है, आज हम देखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में और उसके तहत हम पूरे के पूरे इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में कैसा है, छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, ये सभी चीज़ों के हम आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं देशांतर रेखाएं। अगला हेडिंग क्या है, देशांतर रेखाएं, याद रखिएगा। ठीक, देशांतर रेखाओं में इसको आप क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक, इसको आप क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो देखिए कल की क्लास में हम यहाँ पर पढ़े थे कि ये मान लो ये हिस्सा है आपका ग्लोब का, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला स्थान क्या है, ये है 0 डिग्री, ऊपर में क्या है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री दक्षिणी पोल, मतलब यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव से, ये वाला स्थान है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा। जैसे उसको क्या बोलते थे, 0 डिग्री, या बोल सकते हैं आप अक्षांश को क्या बोलते थे, जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पर लाकर ख़त्म कर रहे हैं, और वो भी कैसा, क्षैतिज रूप में, कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल, तो उसको आप क्या बोल देते थे, कुछ इस प्रकार। जैसे आप देखेंगे, जैसे अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहीं पर लाकर अब अगर आप क्षैतिज रूप में ख़त्म करते थे तो क्या कहलाता था, अक्षांशीय रेखा। देशांतर किसको बोलेंगे, मान लीजिए ये है उत्तरी गोलार्ध का कौन सा हिस्सा, उत्तरी ध्रुव, और ये वाला हिस्सा क्या है, यहाँ पर होगा दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे आप, याद रखिएगा, देशांतर रेखा। अब देखिए यहाँ से ये वाले हिस्से से यहाँ तक का हिस्सा आकर मिल रहा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा आकर कुछ इस प्रकार एक लाइन से मिल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये लाइन हुआ क्या, नहीं, ये क्या है, एक हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल वो, जैसे अक्षांश क्या था, यहाँ से शुरू हो रहा था तो कंप्लीट एक राउंड होकर यहीं पर ख़त्म हो रहा था, मतलब पूरा फुल एक सर्कल था। लेकिन ये क्या है, एक अक्षांशी, एक देशांतर रेखा, जहाँ से यहाँ से शुरू हो रही है, देखिए उत्तरी ध्रुव से, तो दक्षिणी ध्रुव तक अगर आ रही है तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक रेखा क्या कहलाएगी, एक देशांतर रेखा। मतलब इसके पीछे भी एक दूसरी देशांतर रेखा होगी, समझ रहे हो। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, कुछ हाफ सर्कल यहाँ से यहाँ तक हुआ, इसको बोलेंगे पहली देशांतर रेखा एक। और इसी के पीछे एक दूसरी देशांतर रेखा होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो दूसरी
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर एक आरोही लेगी रेखा, उसको आप क्या बोलेंगे, दूसरी देशांतर रेखा। मतलब एक पूरे के पूरे देशांतर के एक पूरे के पूरे सर्कल में दो देशांतर रेखाएं होंगी, एक यहाँ से यहाँ तक और जस्ट इसके पीछे यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जैसे एक सर्कल में अक्षांश में केवल एक ही अक्षांशी रेखा होती है, वैसी ही देशांतर रेखा में एक पूरे के पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ, सर्कल में दो देशांतर रेखा होगी और एक देशांतर रेखा क्या होगी, एक अर्धवृत्त रूप में होगी, हाफ सर्कल। ठीक है, तो देशांतर रेखा क्या कैसी होती है, याद रखिएगा, ये अर्धवृत्त होती है, मतलब ये क्या होती है, हाफ सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त होंगी। किसको बोलोगे, याद रखिएगा, इसको आप बोलेंगे उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो समझना कि इसमें भी जैसे आप क्या माने थे कि पूरे के पूरे, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपने 0 डिग्री को क्या मान लिया है, इक्वेटर माना है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी को ऐसी अक्षांशीय रेखा जो बीच से डिवाइड कर रही है, जैसे ये हिस्सा है, देखिए ये वाला हिस्सा, ये बीच से डिवाइड कर रही है। जैसे आप इसके ऊपर ले जाते तो क्या ये, अगर आप 0 डिग्री ऊपर को मानते तो क्या आधे हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो आप इसको आप मान लेते 0 डिग्री, ये हिस्सा, ये हिस्से को, तो ये तो इतना पोर्शन बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये क्या 0 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं। तो 0 डिग्री कौन होगा, जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है, तो कहाँ पर आप बैठ रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं। लेकिन अगर आप देशांतर की बात करते हैं तो कौन सा देशांतर होगा जो 0 डिग्री होगा, देशांतर रेखा। देखिए ये हिस्सा भी अगर आप मान लो इसको मानते 0 डिग्री, तो ये भी यही वाला हिस्से को आधे भाग में डिवाइड कर रही है, ये वाला आधे भाग में डिवाइड कर रही है। इसको छोड़ के आप इसको भी मान सकते थे 0 डिग्री, इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं लगभग इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। तो देशांतर रेखाओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि आखिर देशांतर रेखा किस में 0 डिग्री किसको माना जाए, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं जो है वो पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में डिवाइड कर रही है। इसीलिए सभी देशों ने अपनी सहमति से, सभी देशों ने आपसी सहमति से किसको माना, याद रखिएगा, ऐसी देशांतर रेखा जो ब्रिटेन के, कहाँ, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक लैब से, ग्रीनविच एक जगह का नाम है, याद रखिएगा, लैब का नाम है, ग्रीनविच नामक लैब से होकर गुजरती है, उसको क्या मान लिया, उसको मान लिया गया 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया। जैसे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा आपने इसको माना है, वैसे इसको क्या मान लिया गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। आ रहा समझ में, मतलब ऐसी 0 डिग्री वाला लाइन, ऐसी देशांतर रेखा। अब देखिए किसी ना किसी देश को, कुछ ना कुछ, सभी देशों को आपस में सहमति से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी था, और सॉल्यूशन ये निकाला गया कि सभी ऐसा करते हैं कि सभी देश आपस में मिलकर ऐसी देशांतर रेखा जो ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक लैब से होकर गुजर रही है। तो मान लो ये वाला स्थान है, ये जैसे ये भी देशांतर रेखा होंगी, ये कुछ इस प्रकार, ये देशांतर रेखाएं होंगी, पूरा ये क्षेत्र पूरा का पूरा क्या होगा, देशांतर रेखा वाला। ठीक है, यह होगा देशांतर, ये 2D है, याद रखिएगा 2D इमेज है। ठीक, हो सकता है आपने इस वाले क्षेत्रों को क्या मान लिया है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आपने क्या माना है, किसी, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र ब्रिटेन का होगा, तो आप ये वाले क्षेत्र में होकर क्या जा रहा है, यहाँ से 0 डिग्री, ये वाला क्षेत्र ये 0 डिग्री है जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर जा रही है, मान लीजिए वहाँ पर ब्रिटेन है। तो जहाँ पर 0 डिग्री होगा, याद रखिएगा, उसी के पीछे जस्ट 180 डिग्री होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पर 0 डिग्री वाला लाइन होगा, जैसे ये हिस्सा मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला लाइन जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 डिग्री है, तो जस्ट इसके पीछे ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, 180 डिग्री कहलाएगा।
समझ रहे हैं। तो अगर आप इसका 3D इमेज बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मान लो ये है आपका ग्लोब है ये, ठीक है, ये आपका ग्लोब हुआ। मान लो ये वाला हिस्सा है, ये कहलाया मान लीजिए 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये कहलाया 90 डिग्री नॉर्थ पोल। और आप देखिए कैसे बना रहे हैं हम, ये ग्लोब हुआ, ग्लोब का ऊपरी हिस्सा हम यहाँ पर बना दिए। अब ग्लोब का निचला हिस्सा 90 डिग्री साउथ पोल हम यहाँ पर बनाएंगे, ये क्या है 90 डिग्री साउथ पोल। और जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक को मिलाने वाली रेखा ये हो गई। और अगर आप गोल घूम कर जाएंगे तो यहाँ से पूरे के पूरे फिर मतलब ये हिस्सा फिर से गोल घूमकर किसी से आकर मिल जाएगा, इसी साउथ पोल से आकर मिल जाएगा। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाया, ये कहलाया है 90 डिग्री। ये वाला हिस्सा को हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। और उसके पीछे वाला लाइन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। आ रहा समझ में, मतलब ये वाला क्षेत्र ये 0 डिग्री मान लिए, इसके पीछे वालों को आपने क्या मान लिया है 180 डिग्री। तो 0 डिग्री याद रखिए। तो ये जैसे पृथ्वी को ये जो 0 डिग्री है, पृथ्वी को अक्षांशी रेखा 20 से डिवाइड किया था, तो उत्तरी हिस्सा क्या कहलाया, उत्तरी हिस्सा कहलाया उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हिस्सा कहलाया दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही अगर देशांतर में ये वाला हिस्सा अगर 0 डिग्री है तो इधर के राइट वाला हिस्सा क्या होगा, पूर्व होगा, और ये वाला लेफ्ट वाला हिस्सा क्या होगा, पश्चिम होगा। और ये भी गोले को अर्थात पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब ये भी क्या कहलाएगा गोलार्ध, और ये भी क्या कहलाएगा गोलार्ध। तो कौन से दिशा में है, ये वाला पूर्वी गोलार्ध और ये कौन सा है पश्चिमी गोलार्ध। इसलिए आप ये वाले हिस्से को बोलते हैं, याद रखिएगा, पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे आप इसको, पूर्वी गोलार्ध। और इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। इस हिस्से को आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। अब यही से होकर देखिएगा, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, मतलब यहाँ पर कहीं भी 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री कौन सा, पूर्वी देशांतर, ये पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर वाला लाइन है। और यहाँ पर वाला पूरा का पूरा क्या है, ये है पश्चिमी देशांतर वाला लाइन है, मतलब यहाँ से पश्चिम पूरा पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। तो 1 डिग्री हुआ। यहाँ से आप बनाएंगे तो 2 डिग्री, ये बनाएंगे तो 3 डिग्री, ये वाला हिस्सा होगा 4 डिग्री। ऐसे ही करते करते 180 तक है, तो आप कहाँ तक आएंगे, पूरा का पूरा 179 पूर्वी देशांतर, 178 पूर्वी देशांतर, 177 पूर्वी देशांतर करते करते आप पूरा का पूरा यहाँ तक आप आएंगे कुछ इस प्रकार ऐसे। आ रहा समझ में। सेम आपको लाना है यहाँ पर। अब ये पश्चिमी देशांतर के लिए हो जाएगा 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर करते हुए ये भी 179 पश्चिमी देशांतर, 178 पश्चिमी देशांतर, 177 पश्चिमी देशांतर, कुछ इस प्रकार। तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से लाना पड़ेगा इस प्रकार ऐसे, ठीक। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा आपका हो गया, याद रखिएगा। ये है कौन सा, ये कहलाता है आपका देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा हमने बना लिया कि ये 0 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री, इसके पीछे क्या हो जाएगा 180 डिग्री, हमने बना दिया 180 डिग्री। अब 0 डिग्री के बाद 1 2 3 4 करते करते पूरा का पूरा 170 तक आएंगे पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर आप क्या आएंगे पश्चिमी देशांतर। अब इसी ये तो हो गया आपका, जैसे ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं वर्टिकल लाइंस, जो जिसको आप देशांतर बोलते हैं। यहीं पर आपका ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कुछ इस प्रकार से, ये तो अक्षांश कहलाएगा। तो यहीं पर अक्षांशी रेखाएं भी तो होंगी कुछ इस प्रकार, यहीं पर होंगी, याद रखिएगा अक्षांशी रेखा। तो आप अक्षांशी रेखा को कुछ इस प्रकार से खींच सकते हैं, 90 डिग्री के ऊपर सबसे छोटा अक्षांशी रेखा इस प्रकार, फिर यहाँ पर आएगा इस प्रकार ऐसे, फिर आएगा ऐसे, फिर ये ऐसे आते जाएगा, चलते जाएगा, ये कुछ इस प्रकार ऐसे, और ये क्या बना आपका, ये बना है ग्लोब। आ रहा है समझ में। ये आपका कैसा बना है, ये आपका ग्लोब बना है, ठीक। ऐसी मिलेगा आपको, ऐसी आपको मिलेगा ग्लोब। आप नेट में सर्च करके देख सकते हैं, आपको ग्लोब ऐसी ही मिलेगा। और ये है 2D इमेज, और ये है, याद रखिएगा, ये है 3D इमेज।
तो यहाँ पर समस्या है, जैसे 0 डिग्री ये है और मैं इसको, ये है आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जैसे ये है तो ये किसके लिए होगा? क्या पश्चिमी देशांतर के लिए होगा या पूर्वी देशांतर के लिए होगा? तो 180 डिग्री जो है वो याद रखिएगा, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के लिए भी होगा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के लिए भी होगा। मतलब 180 डिग्री देशांतर रेखा याद रखिए पश्चिमी देश, तो 180 डिग्री को आप क्या बोलेंगे? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी बोलेंगे और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोलेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखिए ये वाला स्थान है। अब इसको मैं, देखिए आप अच्छे से इसका फ़ोटो ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको डिटेल में समझना है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको हम अब 3D इमेज जो बनाए हैं, इस 3D इमेज को हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा एक्सपांड कर रहे हैं, थोड़ा सा खोल रहे हैं। ठीक है, 3D इमेज को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खोल रहे हैं। अब खोलने के बाद आप देखेंगे कि 3D इमेज कैसे बनेगा। पहले बात तो ये बताइए कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी देखिए, 1 से लेकर 179 पूर्वी देशांतर, तो टोटल कितना हो गया? 179। पश्चिमी देशांतर के लिए 1 डिग्री से लेकर 179, तो फिर से 179 प्लस एक 0 डिग्री वाला हो जाएगा, प्लस उस 0 डिग्री के पीछे कौन सा छुपा है 180 डिग्री, तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो टोटल 179 प्लस 179 प्लस 1 हुआ 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? याद रखिएगा 360। और कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कल मैं बताया था कितनी है? 181 है। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे एक मिनट मैं कॉपी ला के आपको समझा रहा हूँ अच्छे से। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा होगा, आधा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का 0 डिग्री। मैं आपको बता रहा हूँ ये हिस्सा क्या कहलाएगा? आधा 0 डिग्री कहलाएगा। और इसी 0 डिग्री के पीछे हिस्सा क्या होगा? 180 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे जो 180 डिग्री है, जो 180 डिग्री को हम पश्चिमी देशांतर भी मानते हैं और 180 डिग्री को हम पूर्वी देशांतर भी मानते हैं, हम ये दोनों को क्या कर दिए हैं, इस ग्लोब को बीच से खोल दिए कुछ इस प्रकार। तो 0 डिग्री बीच में आ गया और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर लेफ्ट में आ गया और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो कहाँ पर आ गया? राइट में आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बीच से कुछ इस प्रकार से ग्लोब को खोल दिए। तो ये वाला हिस्सा बीच में क्या जाएगा? 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, राइट में क्या जाएगा? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये क्या जाएगा? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो बीच में क्या होगा? 0 डिग्री के बाद 180 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री करते हुए आप आएंगे पूरा का पूरा 179, 178, ये सब पूरा चलते जाएगा। याद रखिए यहाँ तक। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूर्वी देशांतर। और इसके इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पश्चिमी देशांतर। और ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर, करते करते 179 पश्चिमी देशांतर, 178, ये सब करते हुए कुछ इस प्रकार से आएंगे। और ये बना आपका ग्लोब को खोलकर कैसा इमेज बनेगा, आप ये देखिए। ठीक है, तो इसको भी मैं फिर से मिटा रहा हूँ। ठीक, जैसे अब देखिए, अब आप एक चीज़ याद रखिए, बस एक ट्रिक याद रखिए कि जैसे ही आप पश्चिम से पूर्व जाएंगे, पश्चिम से कहाँ जाएंगे? पूर्व की ओर जाएंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, चाहे आप यहाँ से यहाँ जाए, चाहे यहाँ से यहाँ जाए, कहीं से भी अगर आप जा रहे हो, पश्चिम से पूर्व जा रहे हो, तो समय हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। समय हमेशा बढ़ेगा। और अगर आप पूर्व से पश्चिम आ रहे हो, अगर आप कहाँ आ रहे हो? पूर्व से
पश्चिम आ रहे हो मतलब आप इधर आ रहे हो, पूर्व से पश्चिम आ रहे हो, ऐसे इस स्थिति में समय हमेशा घटेगा। ठीक है, क्यों समय हमेशा बढ़ेगा पूर्व जाने की ओर? क्योंकि सबसे पहले दिन की शुरुआत पूर्व से होगी, क्योंकि पूर्व में ही सूर्योदय होगा। इसलिए जैसे जैसे आप पूर्व की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे दिन क्या होते जाएगा, याद रखिएगा, समय बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये समय, पूर्व का समय पश्चिम के समय से आगे है, क्योंकि यहाँ पर सूर्योदय पहले हो गया है। आ रहा समझ में इतना? अब आप एक न्यूमेरिकल जैसा है, इसको याद रखिए। जैसे देखिए, पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है, इसको डिटेल में आप भारत के भूगोल में कवर करेंगे। मैं केवल छत्तीसगढ़ कैसे इस प्रकार की संरचना बनती है मैं उसको समझाने की बात कर रहा हूँ। जैसे आप देखिए, एक, जैसे आप बोल सकते हैं, एक सर्कल घूमने में पृथ्वी जैसे यहाँ पर है, एक सर्कल कंप्लीट अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी, ये जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल घूम गए पृथ्वी, और एक सर्कल अपने एक्सिस पे एक अपना पूरा का पूरा पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का क्या लगाती है? समय लगाती है। तो आप इसको मतलब आप मिनट में देखेंगे तो 360 डिग्री में 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1440 मिनट आ जाएगा। तो 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट का समय लगा रही है, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाएगी? 1440 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 मिनट। ठीक, मतलब पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट का समय लगा रही है। जैसे पृथ्वी ये है, हल्का से अपने 1 डिग्री घूम गई, 4 मिनट का समय लगा, फिर 1 डिग्री घूम गई, 4 मिनट का समय लगा। यही क्वेश्चन आपके पटवारी में आया था कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? 4 मिनट का समय लगाएगी। समझ रहे हो? और कैसे, जैसे 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 ये आगे जाएंगे, पूर्व जाएंगे, तो समय जो है बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर आएंगे समय जो है वो क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। ठीक, तो याद रखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट का क्या हो जाएगा? फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम आएंगे तो समय घटेगा, और पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो समय बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है, मान लो कि अभी मैं बोलूँ आपको कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में अभी सुबह के 4 बजे होंगे, सुबह के 4 बजे होंगे, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में अभी कितना समय हुआ होगा? अभी समय आपको बताना है। तो क्या दिया गया है प्रश्न में दिया गया है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है? ये पूरा का पूरा पूर्वी देशांतर है, और ये वाला हिस्सा क्या है? ये है आपका पश्चिमी देशांतर। यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी कहाँ पर दिया होगा? 30, मान लो कहीं यहाँ पर 30 होगा, और 90 पूछा है, मान लो यहाँ पर कहीं 90 होगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि 30 डिग्री दिया हुआ है और 90 डिग्री पूछ रहा है, तो दोनों के दोनों पूर्वी देशांतर में है। समझ रहे हो? तो आप दिया कितना है? 30 डिग्री, और पूछ रहे हैं 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का याद रखिएगा अंतर कितना हुआ? दोनों के बीच का अंतर हुआ 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कितना अंतर आया? 60 डिग्री का फ़र्क आ रहा है। मतलब ये 30 डिग्री में था और गया कितना? 90 डिग्री में गया है। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में 4 बजा है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजा होगा? तो कितने डिग्री का फ़र्क है? 60 डिग्री का फ़र्क है दोनों के बीच में। और अभी आप देखे हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट का फ़र्क आता है? 4 मिनट। तो 60 डिग्री में कितना आएगा? तो 60 × 4 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 चौक 24, 240। ये कितना है? मिनट। ये कितना है? मिनट है। ये कितना हो जाएगा? 240 मिनट आ जाएगा। अब इस मिनट को आप ऐसे थोड़ी बताएंगे कि कितना मिनट आ गया। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए। कितना आ गया? 4 आया। मतलब ये अब किस में आ जाएगा? घंटे में कन्वर्ट किए हो तो 4
घंटा, ये आ जाएगा आंसर। अब आपको ये बताना है कि 4 घंटा आगे होगा या 4 घंटा पीछे होगा 90 डिग्री में। तो देखिए 30 डिग्री ये वाला हिस्सा दिया हुआ है और पूछ क्या रहे 90 डिग्री, मतलब 30 दिया हुआ है 90 डिग्री पूछ रहा, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, पश्चिम से पूर्व जा रहे हो। ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, मतलब पश्चिम से पूर्व जा रहे हो, और पश्चिम से पूर्व जा रहे हो तो समय हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। समय हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। इसीलिए 4 घंटे की क्या हो जाएगी, 4 घंटा आगे हो जाएगा 90 डिग्री में। 30 डिग्री में सुबह के 4 बजे होंगे तो 90 डिग्री में क्या बजा होगा, 4 घंटा प्लस कर दो तो 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर बजा होगा सुबह का 8 बजा होगा। सुबह का कितना बजा होगा, 8 बजा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए इसको मैं पूरा डिटेल्ड अगर आप समझना है तो आपको इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। भारत का भूगोल वाला सीरीज़ अभी शुरू होगा थोड़े दिनों में, उसमें ये कंप्लीट 2 दिन की वीडियो है देशांतर रेखा वाली। आज हम छत्तीसगढ़ को कवर कर रहे हैं, इसीलिए हम पूरे के पूरे सभी चीज़ों को इसमें हम कवर नहीं कर सकते। केवल और केवल आपको ये बता सकते हैं छत्तीसगढ़ में हम पढ़ रहे हैं, तो आखिर इसको बताने के पीछे का रीज़न क्या है। तो देखिए अभी आप कल पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ कौन से गोलार्ध में है। छत्तीसगढ़ है अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ है आपके कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अगर आप देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो देखिए ये हिस्सा, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है भारत, ये भारत है, ये है 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री, और 0 डिग्री है मतलब ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी देशांतर, और ये वाला पूर्वी देशांतर। तो बताइए देशांतर रेखा में अगर देशांतर की बात करेंगे तो भारत किस गोलार्ध में स्थित होगा। देखिए 0 डिग्री है तो ये वाला हिस्सा जब पूर्वी देशांतर है तो ये भारत का मैप बना है यहाँ पर। तो जब भारत का मैप यहाँ पर है तो भारत कौन से गोलार्ध में होगा, देशांतर रेखाओं में। तो भारत याद रखिएगा, भारत है पूर्वी देशांतर में, या पूर्वी देशांतर के साथ साथ आप इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और कल आप क्या पढ़े थे, अक्षांश वाले टॉपिक में आप क्या पढ़े थे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर में आप क्या पढ़ते हैं, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश में क्या पढ़ते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति ये हिस्सा हो गया, याद रखिएगा, इसके ऊपर का हिस्सा कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ये क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा कहलाता है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पर कहीं होगा 0 डिग्री, ये हिस्सा 0 डिग्री, और एक पूरा आधा हिस्सा यहाँ से लेकर 180 तक का क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूरा पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध, और ये हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। समझ आ रहा है। और भारत जो है याद रखिएगा, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और इसके देखिए यहाँ तक का हिस्सा कहलाता है, यहाँ तक का हिस्सा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध। तो देखिए 0 डिग्री के ऊपर में है भारत, इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत कौन से और कौन से देशांतर में, कौन से गोलार्ध में, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत कुल मिला के कौन से गोलार्ध में है, भारत कुल मिला के कौन से गोलार्ध में है, भारत है उत्तर, अक्षांश की बात करें तो उत्तर, देशांतर की बात करें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक। और छत्तीसगढ़ भी चूंकि भारत का ही हिस्सा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ भी कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही आएगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। तो देखिए अक्षांश से क्या डिसाइड हुआ है, उत्तरी गोलार्ध है, और देशांतर से क्या डिसाइड हुआ है, पूर्वी गोलार्ध है। और यही है भारत की स्थिति ग्लोब में। तो क्वेश्चन है कि भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति ग्लोब में है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और इसी उत्तर पूर्वी गोलार्ध को समझने से पहले आपको अक्षांशी और देशांतरी रेखाओं को समझना होगा। ये कल मैं आपको बता दिया था, जो कि आज आपने समझ लिया। ठीक है, कल के टॉपिक में हो गया था अक्षांशी रेखा जिसमें है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी रेखा जिसमें आज आप समझे हैं पूर्वी गोलार्ध में। और दोनों को अगर आप देखेंगे तो किस गोलार्ध में स्थित है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। और छत्तीसगढ़ भी चूंकि इसी भारत का हिस्सा है, इसलिए छत्तीसगढ़ भी कौन से गोलार्ध में है,
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आ रहा समझ में? ये है, आपको याद रखना है, ये आपका है उत्तर पूर्वी गोलार्ध वाला। अब ये 0 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका, ये हिस्सा होगा आपका 0 डिग्री वाला। और इसी 0 डिग्री से जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ, अभी दिया था, याद रखिए। जैसे मैं आपको बोलूँगा, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे पहला है, एक अगला न्यूमेरिकल, जैसे मैं बोलूँ कि 0 डिग्री में अभी मान लीजिए सुबह के 10 बजे हैं। 0 डिग्री, मैं पूरी पूर्वी देशांतर की बात कर रहा हूँ ना, या सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा में अभी कितने बजे हैं? सुबह के 10 बजे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर में अभी क्या समय हुआ है, तो 0 डिग्री तो सबके लिए है, उत्तर के लिए भी, दक्षिण के लिए भी। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? 90 माइनस 0 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री ही आ रहा है। 90 डिग्री, समझ रहे हो? तो देखिए, और 1 डिग्री में कितने मिनट का फ़र्क? 1 डिग्री में 4 मिनट का, तो 90 डिग्री में कितने मिनट का फ़र्क है? तो 9 चौक 36, 360 मिनट आ जाएगा। घंटा में कन्वर्ट करोगे तो डिग्री डिवाइडेड बाई ये कितना आ गया? 6 घंटे का फ़र्क आ गया है। तो 6 घंटा यहाँ पर याद रखिएगा, कितने? 6 घंटे का। तो पहले लेंगे या बाद में लेंगे? 0 डिग्री दिया है प्रश्न में, पूछ रहा है आपको 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, मतलब आप लेफ्ट आ रहे हैं, पूर्व से पश्चिम, और पूर्व से पश्चिम आने में समय जो है वो क्या होता है, याद रखिएगा, घटेगा। मतलब 6 घंटा कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 10 बजा है 0 डिग्री में, तो 90 डिग्री में अभी क्या बजा होगा? 90 डिग्री में अभी बजा होगा, याद रखिएगा, 6 माइनस कर दो तो 10 में 6 माइनस करोगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर अभी बजा होगा सुबह का 4 बजा होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री किसका निर्धारण कर रही है? 0 डिग्री देखिए यहाँ पर समय का निर्धारण करती है। 0 डिग्री किसका निर्धारण कर रही है? समय का निर्धारण कर रही है। इसी 0 डिग्री से ही तो आप पूरे के पूरे आप समय की गणना करते हैं विश्व में। ठीक है, तो विश्व में समय की गणना करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? याद रखिएगा 0 डिग्री। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? विश्व में समय की गणना करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को। इसीलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को याद रखिएगा क्या नाम से जाना जाता है? IST लाइन के नाम से। IST लाइन मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। और चूंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इसको GMT लाइन भी बोलते हैं, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो GMT लाइन भी 0 डिग्री को ही बोलते हैं, IST लाइन भी किसको बोलते हैं? हम 0 डिग्री को बोलते हैं। ये तो हो गया जो भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या करता है, आपके समय की गणना करता है। सॉरी, भारत बोल रहा हूँ, विश्व के परिप्रेक्ष्य में आपकी समय की गणना करता है कौन? 0 डिग्री। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला लाइन जो है, जैसे ये 0 डिग्री है, कहाँ पर है? जैसे ये है 0 डिग्री, तो यहाँ वाला 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6 करते करते, और भारत का कोई सा एक ऐसा देशांतर रेखा होगा जो भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से को यहाँ को टच करेगा, और ऐसा कोई देशांतर रेखा होगा जो भारत के सबसे पूर्वी हिस्से को टच करेगा। होगा कुछ इस प्रकार। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ, याद रखिए, ये देख लीजिए, इसको मैं पूरा रफ कर रहा हूँ। ठीक, एक तो ऐसा होगा जो भारत के सबसे पूर्वी हिस्से को टच करेगा, और एक ऐसा होगा जो सबसे पश्चिमी हिस्से को टच करेगा। मान लीजिए जैसे ये आपका है, ठीक, जैसे मान लेते हैं ये, मान लीजिए इंडिया है ये। ठीक है, इस इंडिया में देखिए यहाँ पर मैं कहाँ क्या बताया, यहाँ पर कहीं 0 डिग्री होगा। ये देखिए ये वाला हिस्सा 0 डिग्री होगा, कहीं
0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4 करते करते आएंगे और कोई हिस्सा भारत का सबसे दक्षिणी हिस्से में होगा। तो यहाँ पर होगा, याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा है 68 और 69 के बीच में है, मतलब ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि भारत जो है पूरा का पूरा भारत ही पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए भारत के पश्चिमी हिस्से को भी आपको पूर्वी देशांतर लेना है, याद रखिएगा, ना कि पश्चिमी देशांतर। ठीक, और ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाएगा, यहाँ पर जो है 97 और 98 के बीच में है, और ये कहलाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, दोनों को पूर्वी देशांतर लेना है, याद रखिए। ठीक है, मैं बता चुका था। और भारत का अगर आप उत्तरी के देखेंगे तो कल बता चुका हूँ मैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर आप आएंगे ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, अब यहीं पर कहीं क्या है, छत्तीसगढ़, यहीं पर आपको कहीं क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर है। मतलब ये 68 हुआ तो कहीं पर यहाँ 69 होगा, 70, 71, 72, 73, 74, कुछ इस प्रकार करते करते आएंगे 75, 76, 77, 78, 89, 80, और 80 के बाद मतलब यहाँ पर एक कोई ना कोई देशांतर रेखा कुछ इस प्रकार ऐसे आ रही होगी, देशांतर रेखाएं जो छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी हिस्से को टच कर रही होगी, और कुछ ऐसा होगा जो सबसे पूर्वी हिस्से को भी इस प्रकार से टच कर रहा होगा। ये देखिए, कोई देशांतर रेखा 68 समझ रहे हो, तो ये देशांतर रेखा, ऐसी देशांतर रेखा जो इस प्रकार से सबसे पश्चिमी हिस्से को टच कर रही है, देखिए ये इस प्रकार से आ रहा होगा। और पश्चिमी में सबसे पश्चिमी जिला कौन है, बीजापुर, बीजापुर का भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र, और ऐसा क्षेत्र जो यहाँ पर सबसे पूर्व में जशपुर को टच करते हुए कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा, पूर्वी देशांतर। तो याद रखिए ये जो, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये हिस्से, ठीक, ये क्या बताया, ये हिस्सा जो पूर्वी देशांतर है वो छत्तीसगढ़ के सबसे पश्चिमी हिस्से को टच कर रहा होगा इस प्रकार। और ये है, याद रखिएगा कौन सा देशांतर है, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, और ये है 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। समझ रहे हैं, ये कितना है, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, और वो कितना है, 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और अगर आपसे क्वेश्चन आया कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्से से कितना आगे है या पीछे है, बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अभी मैं आपको बताया हूँ कि देखिए ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और भारत कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में है, मतलब यहाँ पर कहीं भारत होगा, इस वाले क्षेत्र में कहीं इंडिया होगा ऐसे, और यहीं पर क्या होगा, कहीं छत्तीसगढ़ होगा। तो देखिए पहली बात, पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, तो छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा ये है, पश्चिमी ये है, मतलब स्वाभाविक सी बात है ये जो है वो मतलब पूर्वी हिस्से में जशपुर जो है वो बीजापुर से समय में आगे होगा, आगे चल रहा होगा समय में बीजापुर से, कौन, जशपुर। तो कितना आगे चलेगा, देखिए 84 डिग्री 25 मिनट माइनस 80 डिग्री 15 मिनट करेंगे, 80 डिग्री 15 मिनट, तो लगभग कितना आएगा, लगभग आता है, देखिए 4 डिग्री का फर्क आ रहा है, 4 डिग्री का। और 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट, तो 4 डिग्री में तो 4 मिनट का फर्क 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क, तो 4 मिनट में कितने का फर्क, तो 4 × 4 कर दीजिए, 16 मिनट आ जाएगा। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्से से कितना मिनट पश्चिम है, तो स्वाभाविक सी बात है वो समय से पहले ही चलेगा पूर्व से, तो 16 मिनट पीछे होगा छत्तीसगढ़ का पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्से से। मतलब छत्तीसगढ़, क्वेश्चन आया कि बीजापुर जशपुर से कितना समय पीछे है, तो 16 मिनट पीछे है। या क्वेश्चन है कि जशपुर जो है
वो बीजापुर से कितना मिनट आगे है, तो जशपुर जो है बीजापुर से आपका लगभग 16 मिनट आगे है। याद रखिएगा लगभग है, ये कितना मिनट आगे है, 16 मिनट आगे है। जशपुर आगे है बीजापुर से, और बीजापुर पीछे है 16 मिनट किससे, जशपुर से। ठीक, ये हुआ कुछ। अगर क्वेश्चन ऐसे अगर आपसे घुमाकर दे दिया जाए तो ठीक है। अब ये था, आप पढ़े थे जो 0 डिग्री पूर्व, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ। आप पढ़े थे कि 0 डिग्री जो IST लाइन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इससे आप क्या करते हैं, इससे समय की गणना की जाती है। विश्व में समय की गणना किससे की जाएगी, IST लाइन से। तो ये तो विश्व की बात हो गई। अब भारत में भी तो एक, भारत के लिए अपने लिए एक समय की गणना करने के लिए हर देशों के पास अपना एक खुद का मानक समय रेखा होगा। वैसे ही याद रखिएगा बड़े बड़े देशों में 4-4, 5-5 मानक समय रेखाएं होती है, लेकिन हमारे भारत में अभी वर्तमान में एक ही मानक समय रेखा है। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए इंडिया है, हमारे भारत में अभी वर्तमान की स्थिति में एक ही मानक समय रेखा है। ठीक, ये मान लीजिए ये इंडिया है, कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़, ये वाला स्थान क्या है, छत्तीसगढ़ है, कुछ इस प्रकार ऐसे। तो ऊपर से यहाँ वाला हिस्सा भी अपन पढ़े हैं, क्या है, ये हिस्सा है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये क्या है, कौन सा देशांतर है, 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब इसके बीच का लाइन, इसके बीच में 97 और 68 के बीच में एक, याद रखिएगा, एक बीच में और देशांतर रेखा आएगा कुछ इस प्रकार, और ये कहलाएगा 82.5 डिग्री। ये भी होगा पूर्वी देशांतर, ये भी क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ये भी क्या होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 ही क्यों लिया गया है, इसके पीछे का भी रीज़न है, वो हम आपको भारत के भूगोल में बताएंगे कि 82 क्यों नहीं लिए हैं, या 81.5 या 83 क्यों नहीं लिए हैं। तो इसी 82 डिग्री या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो है, ये भारत में क्या करता है, समय की गणना करता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जैसे 0 डिग्री विश्व में समय की गणना करता है, वैसे ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत में समय की गणना करता है। इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा भी बोलते हैं। और जैसे विश्व ने अपनी सहमति से ये तय किया था कि अब ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाले देशांतर रेखा को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। वैसे ही भारत ने ये सोचा कि भारत के यूपी, ये वाला क्षेत्र यूपी का है, यूपी के प्रयागराज, जिसका नाम क्या था, इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरने वाले, नैनी नामक स्थान से होकर गुजरने वाले देशांतर रेखा को, ठीक है, या 82.5 डिग्री को देशांतर रेखा को आप क्या मानेंगे, भारतीय मानक समय रेखा मानेंगे। ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इसी को ही मानना चाहिए। हमने क्या किया है, याद रखिएगा, प्रयागराज जो नैनी से होकर गुजरती है, केवल इसी को ही, जरूरी नहीं हम नीचे भी मान सकते थे, छत्तीसगढ़ को भी मान सकते थे, किसी को भी मान सकते थे, लेकिन हमने किसको माना है, यूपी के प्रयागराज से। लेकिन आपको 82.5 डिग्री लेना ही पड़ता। आप 81 नहीं ले सकते थे, 87 नहीं ले सकते थे, 88 नहीं ले सकते थे, 85 नहीं ले सकते थे, 80 नहीं, आपको 82.5 ही लेना था। क्यों लेना था, इसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे, या अगर आपको लग रहा है इसके पीछे रीज़न जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको पूरा का पूरा सभी चीज़ें बता देंगे। याद रखिएगा, टेलीग्राम चैनल है GK हब CGPSC, GK हब CGPSC की इस टेलीग्राम चैनल में आप जाकर पूरे के पूरे डिटेल आप समझ सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों लिया गया है। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना पड़ेगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा भारत के भूगोल का। ठीक है, देखिए इसी को क्या कहा जाएगा, 82.5 डिग्री। अब यही 82.5 डिग्री भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर जा रही है, देखिए। तो ऊपर आएंगे तो यहाँ वाला सबसे पहले मिलेगा आपको यूपी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला क्षेत्र है MP। उसके बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के बाद आपको मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़, क्योंकि हम तो यही पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद याद रखिएगा ये आता है उड़ीसा, और उड़ीसा ये वाला स्थान उड़ीसा का है। और उड़ीसा के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, तो उसके बाद आ जाता है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एक है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के कितने जिले से होकर गुजरती है? तो पहले था 7 था, पहले कितना था? पहले था 7 जिले से होकर, लेकिन अब वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 8, क्योंकि एक नया जिला बन गया है और उस जिले का नाम है भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी। तो देखिए, सबसे पहले चिप्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है, चिप्स के डाटा के अनुसार बता रहा हूँ। सबसे पहले ये सूरजपुर, सूरजपुर के बाद कोरिया, कोरिया के बाद ये आएगा कहाँ पर? देखिए बीएमसी, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। उसके बाद कोरबा। 4 जिले हो गए, सूरजपुर, कोरिया, बीएमसी, और उसके बाद कोरबा 4, जांजगीर चांपा 5। याद रखिएगा, शक्ति और सारंगढ़ भिराईगढ़ वाले जिले को टच नहीं करती। कौन? आपकी भारतीय मानक समय रेखा। तो सूरजपुर, कोरिया, बीएमसी, कोरबा 4 हुआ, 5वां जांजगीर चांपा, 6वां बलौदाबाजार, 7वां महासमुंद और 8वां है गरियाबंद। तो पहले भरतपुर वाला क्षेत्र नहीं था, इसलिए 7 जिले थे। अब वर्तमान में कितने जिले हो गए हैं? अब वर्तमान में आपके हो गए हैं 8 जिले, ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कहाँ? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक। और 8 जिलों में देखिए ये कहाँ? देखिए कोरिया में ये यहाँ से कर्क रेखा जा रही है और ऊपर से आइए भारतीय मानक समय रेखा आ रही है। तो ये दोनों कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर टच कर रही है? तो देखिए एक दूसरे को कोरिया जिले में टच कर रही है, याद रखिएगा, ठीक। तो कोरिया के सोनहट वाले क्षेत्र में, याद रखिएगा, एक दूसरे को टच कर रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे एक बार फिर से बता देते हैं, ये वाला क्षेत्र है, ये है कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले से। कौन कौन सा? पहला है भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी, मतलब ये पहला जिला, ये दूसरा जिला, ये तीसरा जिला और ये चौथा जिला। पहला देखते हैं कौन सा जिला है? ये बीएमसी, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। तो यहाँ के कौन कौन से क्षेत्रों से होकर जाती है? तो पहला है भरतपुर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कर्क रेखा। तो पहला है भरतपुर और दूसरा यहाँ पर है मनेंद्रगढ़। ये 2 तहसील से होकर कर्क रेखा जाती है। छत्तीसगढ़ के 2 तहसील से। कौन कौन सा? बीएमसी जिले से। और अगर आप कोरिया में आएंगे तो कोरिया में याद रखिएगा, यहाँ पर मिलेगा कोरिया में यहाँ पर केवल और केवल एक है, सोनहट। कौन सा तहसील हो जाएगा? सोनहट तहसील। नीचे आएंगे, राइट में आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा ओडगी और यहाँ पर मिलेगा प्रतापपुर। ओडगी और प्रतापपुर। ये वाला स्थान किसका है? ये कोरिया का है। ये क्या है? ये है आपका भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, ये कोरिया, और यह है सूरजपुर। तो सूरजपुर के कौन से 2 तहसील? ओडगी और प्रतापपुर। आगे आएंगे तो बलरामपुर में आपको मिलेगा ये वाला, सबसे पहला बलरामपुर, खुद एक तहसील अपने में, बलरामपुर में। याद रखिएगा, पहला बलरामपुर में और दूसरा आ जाएगा, याद रखिएगा, यहीं पर आपको मिलेगा कुसमी। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिले से? 4 जिले से। और कितने तहसील से? 1 2 3 4 5 6 7 तहसील से। ये तो हो गया कर्क रेखा। ऊपर से आ रहा है, यहाँ से ये वाले क्षेत्र से आ रहे हैं, यहाँ से 82.5 डिग्री। यहाँ से क्या आ रहा है? 82.5 डिग्री, ठीक। तो याद रखिए ये हिस्सा 82.5 डिग्री का है, तो आप मान सकते हैं कि ये है, मान लो 82.5 डिग्री। तो यहाँ तक का हिस्सा, ये भी कितने? ये 8 भागों में, मतलब 8 राज्यों से, 8 जिलों से होकर गुजर रही है। तो इसको मान लीजिए आप सूरजपुर। ये क्या हो जाएगा? सूरजपुर। यहाँ तक सूरजपुर है। इसके बाद ये कहाँ? ये वाला हिस्सा हो जाएगा कोरिया, ये वाला हिस्सा। या फिर इसको आप ऐसे मत मानिए, ये 8 जिला बस मान लीजिए आप, ठीक है। ये केवल 8 जिले। पहले कहाँ से? देखिए सबसे पहले आते सूरजपुर से। सूरजपुर से आते आते कहाँ पर आएगा? कोरिया। कोरिया के बाद आएगा बीएमसी। देखिए कोरिया के बाद क्या आएगा आपका? बीएमसी। बीएमसी के बाद क्या आएगा? कोरबा।
कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, 8 ज़िले हैं। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर सूरजपुर के बाद, याद रखिए किसके बाद बोल रहा हूँ मैं, सूरजपुर के बाद सबसे बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कोरिया में मिलेगा सोनहट, और सोनहट के बाद इसी कोरिया में अगर आप आएंगे तो मिलेगा यहाँ पर बैकुंठपुर। क्या मिलेगा? बैकुंठपुर। समझ रहे हैं? ये हिस्सा हो गया बैकुंठपुर। उसके बाद यहाँ आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, याद रखिएगा, खड़ंगवा। क्या मिलेगा? खड़ंगवा। और खड़ंगवा कौन से ज़िले में आएगा? खड़ंगवा आएगा, याद रखिएगा, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी वाले क्षेत्र में। ठीक। और सोनहट और बैकुंठपुर ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? ये हो जाएगा कोरिया वाले क्षेत्र में। ये किस में आ जाएगा? याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपके कोरिया वाले क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं, याद रखिएगा, और ये तो हो गया आपका ये ये तो आपका हो गया। और अगर आप नीचे आएंगे ये वाले क्षेत्र में, कहाँ पर? सूरजपुर के बाद कोरिया के बाद आ जाएगा बीएमसी। बीएमसी के बाद आपका नीचे आएंगे तो कोरबा। कोरबा में जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर जैसे आप कोरबा में एंट्री करेंगे, याद रखिएगा, कोरबा में सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा पोड़ी उपरोड़ा। सबसे पहले क्या है? पोड़ी उपरोड़ा। फिर यहाँ पर आएंगे नीचे तो देखिए ये वाला स्थान है पोड़ी उपरोड़ा, और ये वाला स्थान क्या है आपका? पाली है। ये वाला स्थान क्या है? पाली। तो उसके बाद आएंगे तो आपको मिलेगा पाली, और उसके बाद आएंगे नीचे में तब आपको मिलेगा कटघोरा। उसके बाद क्या मिलेगा? कटघोरा। और ये तीनों के तीनों आपको मिलेंगे कहाँ पे? कोरबा में। तीनों कहाँ पर है? कोरबा। जैसे ही आप कोरबा से आएंगे आगे, कोरबा में आपको मिलेगा, याद रखिएगा, यहाँ पर फिर आएंगे नीचे तो ये कोरबा से जांजगीर चांपा है। कोरबा से कहाँ आ रहे हैं आप? कोरबा से डायरेक्ट आप आ रहे हैं जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा में सबसे पहले मिलेगा आपको बलौदा। उसके बाद आपको मिलेगा, याद रखिएगा, अकलतरा। बलौदा के बाद अकलतरा, और अकलतरा के बाद याद रखिएगा आपको मिलेगा पामगढ़। अकलतरा के बाद क्या मिलेगा? पामगढ़। याद रखिए। और ये तीनों आपको मिलेंगे कहाँ पर? जांजगीर चांपा में मिलेंगे। तीनों कहाँ मिलेंगे? जांजगीर चांपा। जैसे ही आप बलौदा बाज़ार आएंगे, इसके बाद बलौदा बाज़ार, बलौदा बाज़ार में एक तहसील मिलेगा, उस तहसील का नाम है कसडौल। क्या नाम है? कसडौल। और ये कसडौल कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका बलौदा बाज़ार में। ये कहाँ मिलेगा आपको? बलौदा बाज़ार में। अब बलौदा बाज़ार के बाद आप कहाँ आ रहे हैं? आप आ रहे हैं महासमुंद। तो महासमुंद में आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा पिथौरा, और पिथौरा के नीचे जैसे ये वाला स्थान, ये क्या हो जाएगा? पिथौरा। ठीक, समझ रहे हो? और उसके नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बागबहरा। क्या मिलेगा? बागबहरा। कहाँ पर? इसी महासमुंद में। और ये दोनों कहाँ हैं? महासमुंद में। ये दोनों कहाँ पर हो जाएगा? महासमुंद में। उसके बाद याद रखिएगा आप आएंगे कहाँ? गरियाबंद। गरियाबंद और ये वाला क्षेत्र कहलाता है मैनपुर। तो यहाँ पर आएंगे तो आप ये कहलाएगा मैनपुर वाला क्षेत्र। और मैनपुर आपको मिलेगा कहाँ पर? ये सभी तहसील है, याद रखिएगा, ये मिलेगा गरियाबंद में। ये कहाँ मिलेगा? गरियाबंद में। तो कोरिया से लेकर गरियाबंद तक हो गया। कुछ हिस्सा आपका छूटा है सूरजपुर में। ठीक है। तो सूरजपुर में देख लीजिए, सबसे पहले आप आएंगे तो याद रखिए सबसे पहला तहसील जैसे आ रहे हैं, देखिए सूरजपुर में, तो यहाँ पर 2 तहसील मिलेगा। करके जैसे ही ST लाइन आ रहा है सूरजपुर में 2 तहसील मिलेगा, याद रखिएगा। पहला है रामानुज नगर। पहला क्या मिलेगा आपको? रामानुज नगर। कहाँ से? जैसे ही आएंगे तो ये वाला स्थान कहलाएगा रामानुज नगर। कौन सा? सूरजपुर में। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रेम नगर। और ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों मिलेंगे आपको कहाँ पर? सूरजपुर में। दोनों कहाँ मिलेंगे? सूरजपुर में। समझ रहे हैं? ठीक है। तो देखिए ये है कर्क रेखा और IST लाइन। क्या है ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बुक में नहीं मिलेगा, याद रखो इसको, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए आप। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक
समय रेखा। ये सभी पूरे आप बनाए गए हैं, एक साथ बनाए गए हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र पूरा कोरिया वाला क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है, कोरिया वाला क्षेत्र है। और कोरिया में ही ये है क्या, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर। और ये है कर्क रेखा है, और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, देखिए ये वाला स्थान क्या है, ये है पूरा का पूरा कहलाता है ये कोरिया वाला क्षेत्र, ये कोरिया है। तो एक दूसरे को कहाँ पर, कोरिया में कौन से तहसील में, सोनहट। क्यों, क्योंकि देखिए भरतपुर मनेंद्रगढ़ कर्क रेखा जो है सोनहट से भी जा रही है, और IST लाइन भी सोनहट से आ रही है। मतलब दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, सोनहट तहसील में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। आ रहा समझ में। तो ये था आपके जितने भी भारत की स्थिति विस्तार को समझाने के पीछे, यही सब समझाने के लिए ही मैं आपको इतने आज और कल की क्लास में कर्क रेखा और मकर रेखा को समझाने के लिए ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं को इतना डिटेल में हम पढ़े हैं। समझ रहे हो। तो कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ के कितने, 5 जिलों से कितने तहसील गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और भारत के छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले से IST लाइन है, तो याद रखिएगा कितने ज़िले हो गए, 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गए। ठीक है, आ रहा है समझ में। कौन कौन से हो गए आपके, सूरजपुर, कोरिया, ये वाला कोरिया है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, ये वाला स्थान हो जाएगा कोरिया का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले से होकर जा रही है कौन, IST लाइन। तहसील पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने तहसील से, 7 तहसील से। और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के कितने तहसील से, 15 तहसील से होकर गुजरती है। और कौन से तहसील में एक दूसरे को काटती है, तो सोनहट नामक तहसील में, जो कि कहाँ स्थित है, कोरिया में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति विस्तार समझ आया। ठीक, इसको मैं मिटा के अब आपको क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक, चलिए मिटा रहा हूँ इसको। अब आपको ये तो याद रखना ही है कि एक दूसरे को कहाँ पर टच करते हैं, क्या है कैसे, आप पूरा समझ लीजिए। उसके अलावा फिर आपको और क्या क्या याद रखना है। पहला, ठीक, छत्तीसगढ़ की स्थिति अगर आपसे पूछ दिया जाए कहाँ पर है, अब आपको अच्छे से याद रखना है छत्तीसगढ़ की स्थिति होगी ग्लोब में कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगी, क्योंकि भारत भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए छत्तीसगढ़ भी कहाँ पर होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा। ठीक, दूसरा याद रख लीजिए कैसे होगी इसकी स्थिति, तो इसकी तो स्थिति हो गई, विस्तार कैसा होगा इसका बताइए कैसे होगा। इसका होगा ये वाला स्थान कौन सा है आपका, ये उत्तरी गोलार्ध वाला है, तो उत्तरी अक्षांश है, तो क्या हो जाएगा 17 डिग्री 46 मिनट, ये वाला से कहाँ तक, से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से, सभी के सभी उत्तरी अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तथा देशांतर की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी गोलार्ध से, कितना 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध तक स्थित है या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये है छत्तीसगढ़ की, याद रखिएगा दोनों को उत्तर लेना है और दोनों को पूर्वी गोलार्ध लेना है। ठीक, तीसरा क्या रखना है कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से में 2 घंटे का कितना है, आपको अभी बताया था कितने घंटे का अंतराल है, मतलब बीजापुर जशपुर से 2 घंटा पीछे है या जशपुर बीजापुर से 2 घंटा आगे है, तो कितने घंटे का अंतराल है, तो 2 घंटे का अंतराल है।
पश्चिम और पूर्व में। आ रहा समझ में? ये हो गया। चौथा क्या याद रखना है? कर्क रेखा। ठीक, ये हो गया था आपका कितने जिले? 4 जिले के कितने तहसील? 7 तहसील। और पांचवा भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, ये कितने? ये थे 8 जिले और कितने तहसील? 15 तहसील। सभी तहसीलों को लिखवा दिया हूँ, याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि छत्तीसगढ़ का, और याद रख लीजिए कल की क्लास में मैं लिखवाना भूल गया था लेकिन बता दिया था कि कर्क रेखा से नीचे आने वाले, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ ना मैं, आने वाले सभी स्थानों पर या क्षेत्रों पर वर्ष में कितना? एक वर्ष में 2 बार, कितनी बार? 2 बार सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। आ रहा है समझ में? सूर्य की लंबवत किरणें साल में कितनी बार? 2 बार कर्क रेखा से नीचे आने वाले समस्त क्षेत्रों में, क्योंकि एक बार जाने के समय और कर्क रेखा के समय एक बार नीचे आने के समय। और कर्क रेखा के ऊपर जितने भी स्थान होंगे वहाँ पर एक भी बार सूर्य की लंबवत किरणें नहीं मिलेंगी। कल की क्लास में हो गया था ये सभी चीज़ें। तो ये था कुछ छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार। याद रखिए, चिप्स के अकॉर्डिंग याद रखना है। कोरिया में एक दूसरे को याद रखिएगा, टच कर रही है। और अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़ते हैं उसमें आपको याद रखना है कि कोरिया में एक दूसरे को टच नहीं करते कर्क रेखा और IST ये भारतीय मानक समय रेखा, वो करते हैं सूरजपुर में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, हमको चिप्स वाला याद रखना है क्योंकि चिप्स से ही क्वेश्चन आएगा, चिप्स के अकॉर्डिंग ही। तो ये थे कुछ, याद रखिए छत्तीसगढ़ में। अब अगर आपको जितने भी क्लास अभी तक पढ़े हैं, अगर आपको इससे किसी भी विषय पर या किसी भी अगर आपको टॉपिक्स में अभी तक पढ़े हो उसमें अगर डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप उसमें जो भी क्वेश्चन है, या टेलीग्राम चैनल में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे दूंगा, उसमें आपको जितने भी डाउट्स हैं या जितने भी आपको क्वेश्चंस करने हैं आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।